वो 1658 का साल था। हिंदुस्तान मुगलिया सल्तनत के अधीन था और उस सल्तनत का नया बादशाह था औरंगजेब। वही औरंगजेब जिसने बादशाह बनने के लिए अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करवा दिया, अपने भाई मुराद को धोखे से मरवा दिया और दूसरे भाई दारा शिकोह का सर कलम करके खुद को आलमगीर की उपाधि से नवाज दिया। गद्दी पर बैठने के 5 साल के अंदर अंदर उसने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था और उसकी सीमाएं उत्तर में लद्दाख तक, उत्तर पश्चिम में काबुल कंधार तक, पूरब में बंगाल तक, पश्चिम में गुजरात, सिंध और राजपूताना तक फैल चुकी थी। लेकिन दक्षिण में कुछ ऐसा था जो उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर रहा था। तब औरंगजेब का सबसे खास आदमी उसका मामा शाइस्ता खान हुआ करता था। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को एक बड़ी मुगलिया फौज सौंप दी और कहा कि ताकत के बल पर दक्षिण पर भी अपना कब्जा जमाओ और उसे भी मुगलिया सल्तनत के अधीन लेकर आओ। इस काम के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्कन का सूबेदार बना दिया। बादशाह का आदेश था तो शाइस्ता खान फौज लेकर निकल पड़ा दक्षिण की ओर। और दक्षिण में जाकर उसने सबसे पहला कब्जा उस महल पर किया जिसे तब मराठा सम्मान का केंद्र समझा जाता था। वो महल था लाल महल, जो पुणे के बीचों बीच बना था और उसे बनाने वाले थे शाजी राजे भोसले। लेकिन फौज के बल पर शाइस्ता खान ने उस महल पर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि साल 1663 तक उसने आसपास के इलाकों में इतनी लूट मचा दी कि लोग उसका नाम सुनकर ही कांपने लगे। कोई भी मराठा उस महल के आसपास फटक ही नहीं पाता था। लेकिन फिर उस एक अंधेरी रात में ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरी मुगलिया सल्तनत का इतिहास ही बदल दिया। वो 5 अप्रैल 1663 की रात थी। रमजान का महीना चल रहा था। करीब 400 लोग एक शादी में शरीक होने के लिए पहुंचे थे। इनमें कुछ बाराती थे, कुछ खानसामा और कुछ मजदूर थे जिनके जिम्मे वो पूरी शादी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। वहीं रमजान के रोजे की वजह से थके हारे सैनिक भी आधी नींद में थे। अचानक से इस शादी से निकले कुछ लोगों ने लाल महल के रसोई घर की मिट्टी से बनी दीवार में सुराख कर दिया और महल के अंदर दाखिल हो गए। काम आसान नहीं था लेकिन मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि बारातियों में कोई ऐसा भी था जो उस महल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। तो बाराती महल के अंदर दाखिल हुए और अपने असल रूप में आ गए, क्योंकि वो लोग बाराती नहीं बल्कि मराठा सैनिक थे जिन्हें शाइस्ता खान से बदला लेने के लिए तैयार किया गया था। और वो लोग सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। तो सही वक्त आया उस रात और फिर लाल महल की दरो दीवार मुगलों के खून से लाल होती चली गई। भगदड़ मची तो शाइस्ता खान भी खिड़की से कूदकर भागने लगा। अचानक से एक तलवार लहराई और शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कटकर जमीन पर गिर गई। तब तक मुगलिया फौज को भी पता चल गया था कि लाल महल में हुआ क्या है। लेकिन जब तक फौज महल में दाखिल हो पाती, मराठा सैनिकों ने उस फौज के मन में ही ऐसी भ्रांति पैदा कर दी और लगा कि मुगलिया फौज ने ही विद्रोह किया है। लिहाजा वो आपस में लड़ने मरने लगे और मौके का फायदा उठाकर मराठा सेना अपनी तय मंजिल सिंहगढ़ की ओर मशाल जलाकर बढ़ने लगी। रात का अंतिम पहर बीतते बीतते जब मुगलों को असलियत पता चली तो उन्होंने मराठा सेना का पीछा किया। लेकिन उन पहाड़ी रास्तों पर मुगलों का आगे बढ़ना उनकी हैसियत के बाहर की बात थी, क्योंकि जो शख्स इस मराठा सेना का नेतृत्व कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मुगलों की जुबान में वो पहाड़ी चूहा था जिसकी छापेमार गुरिल्ला युद्ध नीति बड़ी से बड़ी फौज को भी परास्त कर सकती थी और जिसकी वजह से औरंगजेब कभी दिल्ली में काबिज होकर भी चैन की नींद नहीं सो पाया था। मुगलिया सल्तनत के लिए वो एक पहाड़ी चूहा हो सकता है, लेकिन वो असल में मराठों का शेर था। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। आज किस्सा के इस एपिसोड में कहानी उन शिवाजी की जिन्होंने ताउम्र मुगलों से लोहा लिया और वक्त के साथ खुद को छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में स्थापित किया। हिंदुत्व को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जहां से इस शब्द के नए मायने तलाशे गए और जो अपनी मौत के 400 साल बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वो अपने वक्त में हुआ करते थे।
कहानी की शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी से। हिंदुस्तान पर मुगलों की हुकूमत थी, लेकिन दक्कन के इलाके में मुगल पूरी मजबूती के साथ अपने पांव नहीं जमा पा रहे थे। उस वक्त दक्कन में मुख्य रूप से 3 सल्तनत थी: अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही। इन तीनों ही सल्तनत में एक योद्धा का नाम कॉमन था। उस योद्धा का नाम था शाहजी भोसले, जिन्होंने अलग अलग वक्त पर इन तीनों ही सल्तनतों के साथ बतौर सरदार काम किया था और सल्तनतों के काम के इनाम के रूप में उन्हें जागीरें मिलती गई। उनके पिता मालोजी भी सरदार थे, तो उन्हें भी जागीर मिली थी। कुल मिलाकर शाहजी को तब अहमदनगर की निजाम शाही से पुणे, सुपे, इंदापुर और चाकण की जागीर मिली थी। तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने उन्हें बेंगलुरु, कोलार, चिक्काबल्लापुर और कनकगिरी उपहार में दे रखा था। ऐसे में जब उनकी पत्नी जीजाबाई गर्भवती हुई तो शाहजी ने अपनी पत्नी को शिवनेरी के किले में रखा, जो उनकी पुणे वाली जागीर का हिस्सा था। जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और वो इस किले में बने शिवाई माता के मंदिर में हर रोज पूजा के लिए जाती थी। 19 फरवरी 1630 को इसी पहाड़ी किले में जब उनके बच्चे का जन्म हुआ तो उन्होंने देवी के नाम पर ही बच्चे का नाम रखा शिवाजी। तब तक शाहजी बीजापुर के सरदार बन गए थे, तो उन्होंने अहमदनगर की निजाम शाही से मिली सभी जागीरों को जीजाबाई को दे दिया, ताकि वो जागीर की भी देखभाल कर सके और बच्चे की भी। बच्चा बड़ा होने लगा, माँ से कहानियां सुनने लगा। उन कहानियों में रामायण, महाभारत की कहानी थी, धार्मिक ग्रंथ थे और भारतीय इतिहास था, जिसने शिवाजी को बचपन में ही साहसी, नैतिक और धर्मपरायण बना दिया। उनके गुरु बने दादोजी कोंडदेव, जिन्होंने शिवाजी को घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध कला सिखाने के साथ ही राज कौशल भी सिखाया, जिससे वो अपने पिता की जागीरों की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। लेकिन इस राज कौशल को सीखते सीखते ही शिवाजी को यह भी एहसास हो गया कि उनके पिता शाहजी सिर्फ जागीरदार हैं, असल में मालिक कोई और है। और यहीं से शिवाजी को स्वराज्य की समझ विकसित होनी शुरू हुई, जिसे दादोजी कोंडदेव ने और भी मांझा। और फिर 15 साल की उम्र में ही एक दिन शिवाजी की वो सोच उनके घर परिवार के सामने आ गई, जिसने हिंदुस्तान का इतिहास ही बदल दिया। वो साल 1645 का दिन था। तारीख ठीक ठीक तो दर्ज नहीं है, लेकिन उस दिन पुणे के दक्षिण पश्चिम स्थित रायरेश्वर मंदिर में शिवाजी कुछ साथियों के साथ शिवाजी की पूजा करने पहुंचे थे। पुणे के पश्चिमी इलाके को मावल कहा जाता था, तो वहां के लोगों को मावले कहकर बुलाया जाता था। ऐसे में शिवाजी ने भगवान शिव की मूर्ति के सामने ही अपने मावलों से कहा, साथियों, मैं आज आपको अपने मन की बात बताता हूं। हमारे पिताजी बीजापुर के सरदार हैं, उन्हीं की वजह से हमें यहाँ की जागीर का अधिकार मिला है। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन दोस्तों, मुझे इसमें जरा भी खुशी नहीं मिलती। क्या हम हमेशा सुल्तानों की वतनदारी पर ही खुश रहें? क्या हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहें? हमारे चारों तरफ कई विदेशी हुकूमतें हैं, वो आपस में लड़ती रहती हैं। इन लड़ाइयों में बेवजह हमारे लोग मारे जाते हैं, परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं, हमारे मुल्क की बर्बादी होती है। हम ये कब तक सहेंगे? दूसरों के लिए हम कब तक खपेंगे? जागीर के लालच में हम ये सब ऐसे ही चलने दें? शिवाजी की बात सुन एक मावला बोला, बोलिए बालराजे, बोलिए, आप अपना मनोदय बताइए। आप जो कहेंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। फिर तो सारे मावले एक साथ बोल पड़े, हाँ राजे, आप जो कहेंगे हम करेंगे, हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं। और फिर उस दिन उसी रायरेश्वर मंदिर में सभी मावलों ने खुद के राज्य की शपथ ली और नया शब्द गढ़ा गया, स्वराज्य। तब शिवाजी ने सभी मावलों को संकल्प दिलाया और कहा, भगवान की मर्जी है कि हिंदवी स्वराज्य बने, भगवान के मन की बात हम पूरी करेंगे। शिवाजी मावलों के साथ मंदिर से लौटे, सीधे मां जीजाबाई के पास गए, अपना प्रण बताया और फिर मां का आशीर्वाद लेकर हिंदवी स्वराज्य के सपने को साकार करने में जुट गए। भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से मावले यूं भी जीवट किस्म के लोग होते थे, ऊपर से उनके सामने एक लक्ष्य था हिंदवी स्वराज्य का, तो वो और भी जीवटता के साथ जुट गए। तलवारबाजी सीखने लगे, घुड़सवारी सीखने लगे, पहाड़ के अंदर रास्ते तलाश करने लगे, घाटियां पार करने लगे, पहाड़ों की हर एक बारीकी जो कोई दूसरा समझ भी नहीं सकता था, शिवाजी के नेतृत्व में मावले सीखने में जी जान लगाने लगे। लेकिन ये सारी ट्रेनिंग, सारा लक्ष्य
हिंदवी स्वराज्य का सपना सिर्फ शिवाजी और उनके साथियों की ही आंखों में पल रहा था, क्योंकि बाकी के जो मराठा जागीरदार थे वो खैरात में मिली हुई जागीरों से ही खुश थे और उन्हीं को हड़पने में, उन पर कब्जा जमाने में आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते थे। उस वक्त उस पूरे इलाके में 12 मावल हुआ करते थे जिनकी आपस में ही नहीं बनती थी। तो शिवाजी के सामने पहला लक्ष्य इन सभी मराठों को एकजुट करना था। वो खुद जागीर दर जागीर जाने लगे, जागीरदारों से मिलने लगे और उन्हें अपना हिंदवी स्वराज्य का लक्ष्य बताने लगे। शुरुआत में ही बाजी पासलकर, येसाजी कंक, तानाजी मालुसरे और कुछ और भी असरदार सरदार उनके साथ आ गए। जो सरदार समझने को तैयार नहीं था, झगड़ा करने पर ही उतारू था, शिवाजी ने उनसे झगड़ा भी किया, उन पर जीत हासिल की और फिर उन्हें अपने मकसद के लिए तैयार किया। इस तरह से शिवाजी के नेतृत्व में मराठे एक हो गए। उस वक्त शिवाजी खुद भी जागीरदार तो थे ही, जिनके पास पुणे, सुपे, चाकण और इंदापुर की जागीरें थी। लेकिन तब भी शिवाजी के पास किसी भी जागीर का एक भी किला नहीं था। सारे किले बीजापुर दरबार के अधिकारियों के कब्जे में ही थे, क्योंकि किला ही सत्ता का प्रतीक था और माना जाता था कि जिसके पास किला है, असली सत्ता भी उसी के पास है। तो शिवाजी ने सबसे पहले तय किया कि अब उनके पास भी एक किला होना चाहिए, और अगर किला पहाड़ी हो तो बेहतर, क्योंकि वहीं से पूरे प्रदेश पर शासन किया जा सकता है। तो शिवाजी ने तय किया कि वो अपना सबसे पहला कब्जा तोरणा पर करेंगे। तोरणा का किला पुणे से करीब 64 किलोमीटर दूर कानद घाटी में था। किला बीजापुर सल्तनत का हिस्सा था, तो उस पर कब्जा आदिल शाह का ही था। तब वो एक बेहद ही मुश्किल चढ़ाई वाला किला हुआ करता था। उससे नीचे उतरने का भी सिर्फ एक ही रास्ता था, और थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ने का मतलब सीधे हजारों फीट खाई में गिरना तय था। इसे देखते हुए आदिल शाह और उसके सैनिकों ने इस किले पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इस किले पर किसी फौज का पहुंचना तो नामुमकिन है, लिहाजा ये अभेद्य है। शिवाजी ने इस कमी को भांप लिया। तब उनकी उम्र महज 16 साल की थी। उन्होंने तय किया कि इसी किले को जीतकर स्वराज्य का तोरण बांधा जाएगा। 1646 में शिवाजी ने अपने चुने हुए लोगों के साथ उस किले पर हमला किया और बिना किसी बड़े खून खराबे के उस किले पर कब्जा कर लिया। आदिल शाह के सैनिक मावलों के सामने टिक नहीं पाए और वो किला छोड़कर फरार हो गए। शिवाजी के विश्वस्त तानाजी मालुसरे ने किले के मुख्य दरवाजे पर मराठा ध्वज फहराया। शिवाजी के एक और विश्वास पात्र साथी येसाजी कंक ने किले पर खुद को पहरेदार के तौर पर नियुक्त कर लिया, और फिर शिवाजी ने कब्जे के साथ ही उस किले का नया नाम रखा, प्रचंडगढ़। अब शिवाजी के पास भी एक किला था जहां से वो शासन प्रशासन संभाल सकते थे, तो उन्होंने किले की मरम्मत शुरू करवाई। वहां मराठा किलेदार, ब्राह्मण सबनीस और प्रभु कारखानीस जैसे अधिकारी नियुक्त किए गए। उन्होंने मावले, कोली रामोशी, महार जैसी जातियों के लोगों को इकट्ठा करके अपनी नई सेना बनानी शुरू कर दी, जिसमें ना तो जाति का भेद था और ना ही धर्म का। इस किले की मरम्मत के दौरान ही शिवाजी को एक गड़ा हुआ खजाना भी मिल गया। दरअसल हुआ ये कि किले की खुदाई करते वक्त कामगारों को सोने के सिक्कों से भरे 4 घड़े मिले। उन्हें लगा कि देवी भवानी शिवाजी महाराज पर प्रसन्न है और उन्होंने ही ये धन दिया है। स्वराज्य की भावना से भरे हुए वो मजदूर पूरी ईमानदारी के साथ पूरा खजाना लेकर शिवाजी के पास आए और कहा, ये स्वराज्य का धन है। शिवाजी ने उस खजाने से हथियार और गोला बारूद खरीदे। फिर भी कुछ सिक्के बच गए, तो उसका इस्तेमाल अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किया। जिस किले तोरणा पर उन्होंने कब्जा किया था, वहां से करीब 15 किलोमीटर पूरब में मुरुम्बदेव का पहाड़ था। पहाड़ बहुत ऊंचा था और सामरिक नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण भी। आदिल शाह ने वहां एक किला बनवाना शुरू किया था, लेकिन वो किला पूरा नहीं बन पाया था। शिवाजी ने उस पहाड़ को कब्जे में लिया और बचे हुए सोने के सिक्कों से उस अधूरे किले को पूरा करवाकर उसका नाम रखा राजगढ़। वहां पत्थर तराशे गए, लोहारों ने भाता फूंका, राजमहल, 12 महल और 18 कारखाने तैयार हुए। उस किले को स्वराज्य की पहली राजधानी बनाया गया। इसके बाद शिवाजी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक एक करके किले जीतते गए और उसे स्वराज्य के अधीन करते गए। इसे देखते हुए 12 मावल के जो लोग अभी तक शिवाजी के साथ नहीं आए थे, वो भी शिवाजी के साथ आने लगे, स्वराज्य के अधीन आ गए और उन्होंने भी शिवाजी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। लेकिन शिरवल के आदिल शाही थानेदार को शिवाजी का ये साम्राज्य विस्तार रास नहीं आया।
उसने बीजापुर में आदिल शाह को शिवाजी की योजनाओं की खबर भेज दी। उस वक्त भी शिवाजी के पिता शाहजी राजे आदिल शाह के लिए ही काम करते थे, तो आदिल शाह ने शाहजी राजे से जवाब मांगा। शिवाजी ने अपने पिता शाहजी के जरिए आदिल शाह को जवाब भिजवाया कि जागीर का कामकाज ठीक से चले, इसलिए हमने किला लिया है। इसमें आदिल शाह की ही भलाई है, हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है। तब आदिल शाह को भी शिवाजी की बात पर यकीन हो गया, लेकिन शिवाजी को भी यह समझ आ गया कि ज्यादा दिनों तक वो आदिल शाह को धोखे में नहीं रख सकते थे। ऐसे में शिवाजी ने आदिल शाह के करीबियों को किनारे लगाना शुरू किया। उनके स्वराज के रास्ते में जो भी आया, शिवाजी ने सबसे सख्ती से निपटा। शिवाजी के सगे साले बजाजी नाइक निंबालकर ने भी जब शिवाजी के स्वराज्य का विरोध किया तो शिवाजी ने उन्हें भी नहीं बख्शा। घर के हर भेदी को किनारे लगाते हुए शिवाजी महाराज का सामना हुआ जावली के दौलतराव मोरे से। उनकी जागीर रायगढ़ से लेकर कोयना घाटी तक फैली हुई थी। वो बीजापुर के आदिल शाह के जागीरदार थे। आदिल शाह ने उन्हें चंद्रराव का खिताब दिया था। जावली का जंगल इतना घना था कि दिन में भी वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। वहां बाघ, भेड़िए और भालू जैसे जानवरों का राज था। लोग कहते थे कि जावली यानी बाघ की जाली, इसलिए मोरे की तरफ आंख उठाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। 1645 में दौलतराव मोरे की मौत के बाद उत्तराधिकारी का झगड़ा हुआ। तब शिवाजी ने यशवंतराव मोरे की मदद की और उसे गद्दी पर बैठाया। यशवंतराव ने वादा किया था कि वो शिवाजी को टैक्स देगा और स्वराज्य के काम में मदद करेगा। गद्दी मिलते ही यशवंतराव बदल गया। वो आदिल शाह का वफादार बन गया और शिवाजी के इलाके में दखल देने लगा। जब शिवाजी के लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने तंज कसा कि कौन शिवाजी और कौन सा करार। फिर तो शिवाजी ने यशवंतराव के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अब उन्हें जावली को जीतना ही था, लेकिन यह काम आसान नहीं था। चारों तरफ घना जंगल और बीच में रायरी जैसा मजबूत किला। शिवाजी महाराज ने पूरी तैयारी के साथ जावली पर हमला किया। यशवंतराव मोरे ने लगभग 1 ही महीने तक टक्कर दी, लेकिन उसकी फौज शिवाजी के मावलों के सामने टिक नहीं पाई। यशवंतराव बच्चों को लेकर रायरी के किले पर भाग गया, तो शिवाजी ने जावली के किले पर कब्जा करने के बाद रायरी पर भी चढ़ाई शुरू कर दी। 3 महीने तक यशवंतराव रायरी के अंदर से शिवाजी के खिलाफ लोहा लेता रहा, लेकिन आखिर में उसे हार माननी पड़ी और उसने शिवाजी महाराज के सामने सरेंडर कर दिया। एक के बाद एक इन 2 किलों की जीत ने शिवाजी के स्वराज्य की सीमाओं का ही विस्तार नहीं किया, बल्कि सेना का भी विस्तार कर दिया, क्योंकि अब यशवंतराव के सरेंडर के बाद यशवंतराव की सेना भी शिवाजी की सेना का हिस्सा बन गई थी। फिर शिवाजी महाराज ने रायरी के किले का भी नाम बदला और उसे नया नाम दिया रायगढ़, और फिर इस किले को शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की राजधानी के तौर पर स्थापित कर दिया। इसके बाद पास के ही भोरप्पया पहाड़ पर एक और नया किला बनवाया और उसे नाम दिया गया प्रतापगढ़। ये वो दौर था जब शिवाजी एक के बाद एक किले पर कब्जा करते जा रहे थे और बीजापुर की सल्तनत कमजोर होती जा रही थी। 1656 में आदिल शाह की मौत हो चुकी थी। अली आदिल शाह नया सुल्तान बना। उसने भी शिवाजी महाराज का नाम सुन रखा था और उनके काम से उसके मन में भी डर बैठ गया था। लेकिन तब आदिल शाह की बेगम और अली आदिल शाह की मां बड़ी बेगम ने दरबार की ओर एक सवाल उछाला। कहा, बताओ शिवाजी का बंदोबस्त करने के लिए कौन तैयार है? दरबार में सन्नाटा था, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी दरबार में मौजूद अब्दुल्ला भटारी उठा, पास में रखे पान के बीड़े को मुंह में दबाया और अहंकार के मद में बोल पड़ा, शिवाजी? कौन शिवाजी? उसे मैं जिंदा कैद करके यहां ले आऊंगा और अगर वो नहीं माना तो उसे जान से मार डालूंगा। बड़ी बेगम को उसकी बात पर थोड़ा थोड़ा यकीन था, क्योंकि अब्दुल्ला भटारी एक विशालकाय शरीर का मालिक था और उसके कारनामे ऐसे थे कि पूरा दरबार उसे अफजल खान कहता था। मुगलों के खिलाफ भी जब आदिल शाह की जंग हुई थी तो वो कभी हारा नहीं था। समकालीन फारसी और अंग्रेजी स्रोतों के अनुसार अफजल खान के साथ 10,000 घुड़सवार थे। उसके पास तोपखाना, रसद भी भारी मात्रा में थी। उसने दरबार में डींग मारी थी कि वो शिवाजी को अपने घोड़े से उतरे बिना ही बंदी बनाकर ले आएगा। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, बड़ी साहिबा ने अफजल को निर्देश दिया था कि वो शिवाजी से दोस्ती का नाटक करके उसे गिरफ्तार करे या मार डाले, क्योंकि शिवाजी को केवल ताकत से हराना मुश्किल था।
बेगम साहिबा के आदेश पर अफजल खान एक बड़ी फौज और गोला बारूद लेकर शिवाजी की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन शिवाजी की तलाश में निकलने से पहले उसने अपनी 63 बेगमों को मार कर दफन कर दिया था। जदुनाथ सरकार अपनी किताब में लिखते हैं, अफजल खान को अपनी मौत का पूर्वाभास हो गया था, इसलिए उसने अपनी 63 पत्नियों को मार डाला और बीजापुर के पास अफजलपुरा में दफन कर दिया, जो उसका खुद का गांव था, ताकि उसकी मौत के बाद उसकी बेगमें और किसी की ना हो सके। अपनी बेगमों को दफनाने के बाद अफजल खान आगे बढ़ा। तब शिवाजी राजगढ़ के किले में मौजूद थे। उन्हें भी खबर मिली कि अफजल खान एक बड़ी फौज के साथ उनका खात्मा करने निकला है। तब तक शिवाजी की भी ताकत बहुत बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उनकी फौज अफजल खान की फौज के सामने कहीं टिक नहीं सकती थी। ऐसे में शिवाजी ने तय किया कि खुले मैदान में अफजल खान के साथ जंग करना मुनासिब नहीं है, तो वो राजगढ़ का किला छोड़कर प्रतापगढ़ के किले पर चले गए। जब अफजल खान को पता चला कि शिवाजी प्रतापगढ़ चले गए हैं, तो वो चिढ़ गया। उसे पता था कि प्रतापगढ़ घना जंगल है, पहाड़ी रास्ता है और वहां बड़ी फौज और तोप ले जाना नामुमकिन है। ऐसे में अफजल खान ने शिवाजी की कमजोरी पर चोट करनी शुरू की, ताकि शिवाजी प्रतापगढ़ छोड़कर नीचे आए। इसके लिए उसने भोसले परिवार की कुलदेवी भवानी के तुलजापुर मंदिर को तोड़ दिया, पंढरपुर मंदिर को नुकसान पहुंचाया, लोगों पर भी जुल्म करने लगा। शिवाजी तक अफजल खान की हर खबर पहुंच रही थी, लेकिन वो अफजल की चाल जानते थे, लिहाजा उन्होंने प्रतापगढ़ का किला नहीं छोड़ा। अपनी चाल नाकामयाब होता देख अफजल ने अपने दूत कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी महाराज के पास भेजा। संदेश में लिखा था, तुम्हारे पिता मेरे अच्छे दोस्त थे, तुम मुझसे मिलने आओ, मैं आदिल शाह से कहकर तुम्हें कोंकण और दूसरे किलों का अधिकार दिला दूंगा। जदुनाथ सरकार अपनी किताब में लिखते हैं, शिवाजी ने अफजल के दूत कृष्णाजी भास्कर का सम्मान किया और रात में उनसे गुप्त रूप से पूछा कि खान का असली इरादा क्या है। कृष्णाजी ने संकेत दिया कि खान के मन में खोट है। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपने दूत गोपीनाथ पंत को अफजल के पास पत्र देकर भेजा। पत्र में लिखा था, खान साहब, मैंने आपके किले लिए, मैं अपराधी हूं, मुझे माफ करें। आप ही प्रतापगढ़ के नीचे मिलने आए, मुझे आपके पास आने से डर लगता है। लेकिन शिवाजी का गोपीनाथ को अफजल के पास भेजने का असली मकसद ये संदेश देना नहीं, बल्कि अफजल की फौज की ताकत और उसके इरादे का पता लगाना था। गोपीनाथ ने अफजल खान के सैनिकों को रिश्वत देकर पता लगाया कि अफजल ने मुलाकात के दौरान शिवाजी को गिरफ्तार करने की योजना बनाई है। लेकिन गोपीनाथ के पत्र से अफजल को लगा कि शिवाजी उसकी धमकी से वाकई डर गए हैं, तो वो प्रतापगढ़ आने को तैयार हो गया। मुलाकात के लिए प्रतापगढ़ किले के नीचे एक पहाड़ी की चोटी को चुना गया, जहां से कोयना घाटी का नजारा दिखता था। कुछ शर्तें भी तय की गईं। दोनों राजा अकेले मिलेंगे, साथ में कुछ अंगरक्षक होंगे जो दूर खड़े रहेंगे। शिवाजी ने उस मुलाकात के लिए एक सुंदर शामियाना बनवाया, ताकि अफजल का ध्यान भटका रहे। साथ ही उन्होंने जंगल में अपनी फौज की अलग अलग टुकड़ियां भी छिपा दी, जो शिवाजी के एक इशारे का इंतजार कर रही थी। मुलाकात के दिन शिवाजी महाराज ने पूरी सुरक्षा के साथ तैयारी की। उन्होंने शरीर पर चिलखत यानी लोहे की जालीदार बनियान पहनी और उसके ऊपर कुर्ता और अंगरखा पहना। सिर पर जिरे टोप पहना और उस पर पगड़ी बांधी। पगड़ी के नीचे स्टील की टोपी पहनी। बाएं हाथ की उंगलियों में वागनखा छिपाए। बाएं हाथ की आस्तीन में एक छोटा खंजर छिपाया। मुलाकात के लिए निकलते समय शिवाजी महाराज ने अपने सरदारों से कहा, साथियों, आज मेरा कुछ बुरा हो जाए तो धीरज मत खोना, संभाजी राजे को गद्दी पर बैठाना और मां साहिब यानी जीजाबाई की आज्ञा में स्वराज्य बढ़ाना। अफजल खान शामियाने में पहले ही आ चुका था। वो केवल 2 सैनिकों और एक प्रसिद्ध तलवारबाज सैयद बंदा के साथ शामियाने में आया। अफजल ने शामियाने की सजावट पर तंज कसा तो शिवाजी ने सैयद बंदा को दूर हटाने की मांग की, जिसे मान लिया गया। अफजल खान उठा और शिवाजी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। अफजल कद में बहुत लंबा था, जबकि शिवाजी उसके कंधे तक ही आते थे। अचानक अफजल ने शिवाजी महाराज की गर्दन को अपनी बाईं बाह में जकड़ लिया और अपनी कटार से शिवाजी की पसली पर वार किया। शिवाजी महाराज के कवच ने उन्हें बचा लिया। शिवाजी ने दर्द से कराहते हुए तुरंत अपना बायां हाथ अफजल की कमर के पीछे घुमाया और वाघनख से उनका पेट फाड़ दिया। फिर दाहिने हाथ से बिछवा घूंप दिया। अफजल चिल्लाया, धोखा, मुझे मार डाला। शिवाजी उस वक्त सिर्फ 29 साल के थे। उन्होंने अपने से दोगुने उम्र के अनुभवी कमांडर को कुछ ही पल में ढेर कर दिया था। शामियाने को फाड़कर शिवाजी ने जंगल में छिपी सेना को इशारा किया और फिर कुछ ही घंटों के अंदर मराठा सेना ने अफजल खान की पूरी सेना को मात दे दी।
जदुनाथ सरकार अपनी किताब में लिखते हैं, अफजल खान से हुई मुठभेड़ के बाद जीती हुई मराठा सेना ने जब अफजल खान की सेना से लूटपाट की तो उन्हें 65 हाथी, 4000 घोड़े, 1200 ऊंट, 10 लाख रुपए नकद और जेवरात भी मिले। अफजल का बड़ा बेटा फजल खान जान बचाकर भागने में सफल रहा। शिवाजी महाराज के हाथों अफजल खान के मारे जाने का समाचार जब बीजापुर पहुंचा तो हाहाकार मच गया। इस बीच शिवाजी महाराज ने बीजापुर के कब्जे वाला पन्हालगढ़ भी जीत लिया। अब अगला निशाना सीधा बीजापुर था। तो अली आदिल शाह ने अपने सरदार सिद्दी जौहर को शिवाजी के खात्मे के लिए भेजा। सिद्दी जौहर बहुत बड़ी फौज लेकर शिवाजी महाराज की तलाश में निकला। उधर पिता अफजल खान की हत्या के बाद उनके भागे हुए बेटे फजल खान ने भी अपनी फौज जुटाई और वो भी सिद्दी जौहर के साथ पिता की मौत का बदला लेने निकल पड़ा। तब शिवाजी महाराज पन्हालगढ़ में थे। उनके वहां से निकलने से पहले ही सिद्दी जौहर ने अपनी फौज के साथ किले के चारों तरफ डेरा डाल दिया। शिवाजी गढ़ के अंदर फंस गए। बारिश भी आने वाली थी। शिवाजी महाराज को उम्मीद थी कि बरसात के मौसम में सिद्दी जौहर वहां नहीं रुकेगा, लेकिन सिद्दी रुका रहा, घेरा बढ़ता रहा। वहीं शिवाजी महाराज के पास किले में राशन खत्म होने लगा। कोई उपाय न देखकर शिवाजी महाराज ने सिद्दी जौहर के पास संदेश भेजा। इस संदेश में लिखा था, मैं जल्दी ही किला आपके हवाले करता हूं। सिद्दी को लगा कि शिवाजी महाराज उसकी ताकत से डर गए हैं। उसके सैनिकों को भी यकीन हो गया कि शिवाजी महाराज डर गए हैं, तो उन्होंने लापरवाही शुरू कर दी। सैनिक थके हुए तो पहले से थे। शिवाजी के संदेश के बाद वो खाने पीने, नाचने गाने और हुक्का पीने में मग्न हो गए। पहरा ढीला पड़ गया, जिससे शिवाजी महाराज को मौका मिल गया। उन्होंने 2 पालकियां तैयार करवाई। तय हुआ कि एक पालकी में बैठकर शिवाजी महाराज गुप्त रास्ते से बाहर निकलेंगे और दूसरी पालकी में शिवाजी महाराज की तरह दिखने वाले और शिवाजी की तरह ही वेश धारण करने वाले शिवा काशीद बैठेंगे, जो राजदिंडी दरवाजे से ऐसे बाहर निकलेंगे ताकि दुश्मनों की नजर पड़े और वो उस पालकी को पकड़कर इस भ्रम में रहे कि उन्होंने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया है। और ऐसा ही हुआ भी। तय योजना के मुताबिक शिवा काशीद पकड़े गए और सिद्दी जौहर के सैनिकों को लगा कि उन्होंने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया है। शिवाजी महाराज के पकड़े जाने की खुशी में सैनिकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। मौके का फायदा उठाकर असली शिवाजी महाराज बाजी प्रभु देशपांडे और बांदल देशमुख की फौज के साथ दूसरे कठिन रास्ते से गढ़ के बाहर निकल गए। जब सिद्दी जौहर को पता चला कि जो पकड़ा गया है वो शिवाजी महाराज नहीं बल्कि उनका वफादार शिवा काशीद है, तो सिद्दी ने शिवा काशीद को तुरंत ही मार डाला और अपनी फौज को फिर से शिवाजी महाराज की तलाश में भेज दिया। दिन चढ़ते चढ़ते सिद्दी जौहर के सैनिकों ने शिवाजी महाराज को पांडरपाणी नदी के पास घेर लिया। घोड़खिंड का संकरा दर्रा पार करते हुए शिवाजी को विशालगढ़ पहुंचना था, लेकिन दुश्मन इतना नजदीक था कि विशालगढ़ पहुंचना नामुमकिन था। ऐसे में उन्होंने बाजी प्रभु से कहा, बाजी वक्त बहुत नाजुक है, आगे चढ़ाई है और पीछे दुश्मन, अब विशालगढ़ हाथ नहीं आएगा, चलिए पलटकर दुश्मन से लड़ते हैं। बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज के मन की उलझन पहचान ली। स्वराज्य खतरे में था। उन्होंने भावुक होकर कहा, महाराज आप कुछ सैनिकों को लेकर विशालगढ़ जाइए, मैं बचे हुए सैनिकों के साथ यहीं खिंड में खड़ा रहता हूँ। महाराज मैं मर जाऊंगा लेकिन दुश्मन को खिंड नहीं चढ़ने दूंगा। एक बाजी गया तो आपको दूसरा मिल जाएगा, लेकिन स्वराज्य को शिवाजी महाराज की जरूरत है। शिवाजी महाराज ने बाजी की बात सुनी। बाजी प्रभु की मौत तय थी, लेकिन स्वराज्य का लक्ष्य बड़ा था। तो शिवाजी महाराज ने बाजी को गले लगाया और कहा, हम गढ़ पर जाते हैं, वहां पहुंचते ही तोपों की आवाज होगी, आवाज सुनते ही तुम खिंड छोड़कर आ जाना। बाजी प्रभु ने हाथ में तलवार ली और खिंड के मुहाने पर खड़े हो गए। उन्होंने मावलों की टुकड़ियां बनाई और पत्थर गोटे जमा किए। मावले लोहे की दीवार बनकर खड़े हो गए। दुश्मन खिंड के नीचे आ गया। बाजी ने ललकारा, बहादुर मर्दों होशियार, जान चली जाए लेकिन जगह मत छोड़ना, दुश्मनों को ऊपर मत आने देना। खिंड का रास्ता बहुत संकरा और टेढ़ा मेढ़ा था। एक बार में केवल 3-4 लोग ही चढ़ सकते थे। दुश्मन की पहली टुकड़ी आई। मावलों ने पत्थरों की बारिश कर दी। मावले पत्थर मारने में माहिर थे। पहली टुकड़ी हार कर पीछे हटी। दूसरी टुकड़ी आई। बाजी चिल्लाए, मारो काटो। मावलों ने हर हर महादेव की गर्जना की और टूट पड़े। दुश्मन धड़ाधड़ गिरने लगे। बाजी जोश में चिल्ला रहे थे, शाबाश मेरे पट्टों, और पत्थर फेंको, दुश्मनों को कुचल दो। उधर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। ये देखकर सिद्दी चिढ़ गया। उसने तीसरी टुकड़ी भेजी। अब बाजी प्रभु घिर गए थे।
पूरा शरीर खून से नहा गया था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। वो बीच बीच में चिल्लाकर मावलों को निर्देश दे रहे थे। उनका पूरा ध्यान तोपों की आवाज की तरफ था। तभी अचानक तोप की आवाज गूंजी। जमीन पर गिरे हुए बाजी के कानों में वो आवाज पड़ी, महाराज गढ़ पर पहुंच गए। मैंने अपनी सेवा पूरी की, अब मैं सुख से मरता हूं। यह कहकर बाजी प्रभु ने प्राण त्याग दिए। शिवाजी महाराज सिद्दी के हाथ से निकल गए थे। अली आदिल शाह को भी समझ में आ गया कि वो शिवाजी महाराज का मुकाबला नहीं कर सकता है, तो उसने शिवाजी महाराज के साथ संधि कर ली। अब दक्षिण भारत में स्वराज्य की पताका लहरा रही थी, जिसका नेतृत्व छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में था। दक्षिण में स्वराज्य की स्थापना करने के बाद शिवाजी महाराज की नजर देश के बाकी हिस्सों की तरफ गई, और देश के बाकी हिस्से में तब सिर्फ एक नाम की बादशाहत थी, औरंगजेब की। औरंगजेब को अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए दक्षिण को जीतना था, तो शिवाजी को अपने स्वराज्य के विस्तार के लिए पूरब, पश्चिम और उत्तर को जीतना था। ऐसे में तय था कि शिवाजी और औरंगजेब का टकराव तो होगा ही होगा, और इस टकराव की पहल की खुद औरंगजेब ने। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया और दक्कन विजय का फरमान जारी कर दिया। बादशाह के हुक्म की तामील करने निकला शाइस्ता खान करीब 75,000 सैनिकों की एक बड़ी सेना के साथ दक्षिण की तरफ बढ़ा। उसकी सेना में सैकड़ों हाथी, ऊंट और तोपें शामिल थी। वो शिरवल, शिवापुर, सासवड़ जैसे गांवों को जीतता हुआ आगे बढ़ा और पुरंदर किले को घेर लिया। लेकिन वो पहाड़ी दर्रे वाला इलाका था, जहां मराठों से उसका सामना हो गया। मराठे बहुत फुर्तीले थे। चटनी भाकरी खाना, शरीर पर कंबल डालना और हवा की रफ्तार से पहाड़ियों में दौड़ना, ये सब उनका स्वभाव था। मराठों की छापामार शैली से खान की सेना परेशान हो गई। तंग आकर उसने पुरंदर का घेरा उठा लिया और वो सेना के साथ पुणे की तरफ बढ़ चला। सबसे पहले उसने चाकण के किले पर हमला किया। 2 महीने तक किलेदार फिरंगोजी नरसाला लड़ते रहे, लेकिन शाइस्ता खान की तोप के आगे वो टिक नहीं पाए। वहां से आगे बढ़ते हुए शाइस्ता खान ने लाल महल पर कब्जा कर लिया। ये वही किला था जहां शिवाजी महाराज का बचपन बीता था। शिवाजी के मन में इस किले को खोने की टीस थी, लेकिन शाइस्ता खान वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। वो अपनी फौज भेजकर आसपास के गांवों में लूटपाट मचाता, खेती बर्बाद करता और जनता को परेशान करता। तब शिवाजी ने तय किया कि खान की अकड़ तोड़नी ही पड़ेगी, और फिर शिवाजी महाराज ने वही किया जो कहानी मैंने आपको शुरू में बताई थी। बाराती, खानसामा और मजदूर के वेश में शिवाजी के मावलों ने लाल महल का सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। शिवाजी के हमले में शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट गईं और खान खिड़की से कूदकर भाग गया। जान बचाते हुए वो औरंगजेब के पास पहुंचा, पूरा किस्सा सुनाया तो औरंगजेब को भी पहली बार एहसास हुआ कि असल में वो शिवाजी महाराज की बहादुरी की जो कहानियां सुना करता था, वो महज कहानियां नहीं बल्कि हकीकत थी, जिससे उसका पहली बार सामना हुआ तो उसे मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में औरंगजेब का पहला गुस्सा निकला अपने मामा शाइस्ता खान पर। उसने शाइस्ता खान को दक्कन से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया। मुगल सत्ता को लगा ये पहला करारा तमाचा था। शिवाजी महाराज की जीत हुई, तोपें दागी गईं और पूरे महाराष्ट्र में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन अभी शिवाजी के स्वराज्य के सामने असली मुसीबत आनी बाकी थी। पिछले 3 सालों से शाइस्ता खान पुणे में बैठा था। उसकी विशाल फौज ने पुणे और मावल के पूरे इलाके को चूस लिया था। खेत जला दिए गए थे, गांव उजड़ गए थे और किसानों के पास लगान देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। महाराज के पास एक बड़ी सेना थी, किले थे, लेकिन उन्हें चलाने के लिए और बारूद खरीदने के लिए खजाना पूरी तरह खाली हो चुका था। शिवाजी जानते थे कि स्वराज्य को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, और शाइस्ता खान के जुल्मों सितम सह चुकी उनकी जनता के पास इतना पैसा बचा ही नहीं है कि वो स्वराज्य के लिए टैक्स दे सके। तो फिर शिवाजी की नजर गई दुश्मन के खजाने पर, और उनका सबसे बड़ा दुश्मन था औरंगजेब। औरंगजेब को तब सबसे ज्यादा आमदनी होती थी सूरत से। वो मुगलों के लिए सोने की चिड़िया था, मुगल साम्राज्य के लिए कुबेर का खजाना था, जिसे बाबुल मक्का कहा जाता था। यही वो शहर था जहां से मुगल पूरी दुनिया के साथ कारोबार करते थे। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी उसी सूरत में रहते थे। शिवाजी को सूरत में छिपी हुई दौलत का अंदाजा तो था, लेकिन असलियत जानने के लिए शिवाजी महाराज ने अपने कुछ गुप्तचरों को सूरत भेजा। इन गुप्तचरों का नेतृत्व कर रहे थे स्वराज्य के एक और सिपाही और शिवाजी के विश्वस्त
बहरजी नाइक। बहरजी ने अपने विश्वस्तों को फकीरों का बाना पहनाया और उन्हें सूरत की गलियों में उतार दिया। भिखारी के वेश में ये जासूस घर घर जाकर भीख मांगने लगे और अपनी जासूसी नजर से हर घर की दौलत का आकलन करने लगे। घूमते घूमते उनकी नजर शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी थी और ये भी परखने की कोशिश कर रहे थे कि हमले की प्लानिंग क्या हो सकती है। कुछ ही दिनों के बाद उन जासूसों को अंदाजा लग गया कि सूरत बेइंतहा अमीर था, लेकिन उसकी सुरक्षा भगवान भरोसे थी। शहर के चारों तरफ की दीवार पत्थर की नहीं बल्कि मिट्टी और बांस की थी। सूरत का गवर्नर इनायत खान एक भ्रष्ट आदमी था जिसने औरंगजेब को मुगालते में रखा था कि सूरत की सुरक्षा 5000 से ज्यादा सिपाही कर रहे हैं, जबकि हकीकत में इनायत खान ने सूरत की सुरक्षा में 1000 लोग भी नहीं लगाए थे। शिवाजी महाराज के पास सूरत को लेकर हर जरूरी जानकारी इकट्ठा हो गई थी। अब उन्हें सूरत पर हमला करना था और इसके लिए उन्होंने एक योजना के तहत अफवाह फैलाई कि शिवाजी के स्वराज्य का अगला निशाना पुर्तगाली है और अब शिवाजी की फौज बसई जा रही है। मुगलों तक भी ये खबर जानबूझकर पहुंचाई गई ताकि वो धोखे में रहे और वो सच में धोखे में ही रहे। वहीं शिवाजी ने अपने चुनिंदा घुड़सवारों की फौज तैयार की। अहमदनगर और औरंगाबाद के बड़े मुगल ठिकानों को बाईपास करते हुए घने जंगलों के रास्ते वो सूरत की ओर बढ़ते चले गए। 1 जनवरी 1664 को निकला शिवाजी का ये काफिला 5 जनवरी की सुबह तक उधना पहुंच गया। वहां से सूरत की दूरी महज 5 मील की थी। शहर के लोगों को भी पता चल गया कि शिवाजी की फौज सूरत पर हमला करने वाली है। ये बात इनायत खान के कानों तक भी पहुंच गई थी। ऐसे में वो पूरे शहर को उनकी नियति पर छोड़कर सूरत के किले में जाकर छिप गया। 6 जनवरी 1664 की सुबह करीब 11 बजे शिवाजी महाराज सूरत के बुरहानपुर गेट के पास पहुंचे और अपना कैंप लगा दिया। वहां से उन्होंने शहर के बड़े कारोबारियों जैसे हाजी सईद बेग और वीरजी वोरा को फिरौती देने का पैगाम भेजा। साथ ही इनायत खान को भी संदेश भेजा। इस संदेश में लिखा था, मेरे पास आओ, फिरौती तय करो वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इनायत खान ने शिवाजी के संदेश का जवाब तोप के गोलों से दिया। शिवाजी को भी यकीन हो गया कि बातचीत करने से बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने अपनी फौज को शहर में घुसने का आदेश दिया। शिवाजी महाराज का यह आदेश इनायत खान तक भी पहुंचा तो उसने अपनी चालाकी में शिवाजी के पास एक दूत भेजा ताकि बातचीत की जा सके। हालांकि उसका असल मकसद इस दूत के जरिए शिवाजी पर हमला करवाना और उन्हें जान से मरवाना था। तो 7 फरवरी को इनायत खान का दूत शिवाजी से मिलने पहुंचा। जैसे ही वो शिवाजी के पास पहुंचा, उसने अपने कपड़ों में छिपे खंजर से शिवाजी पर हमला कर दिया। लेकिन शिवाजी महाराज चौकन्ने थे, उनके अंगरक्षक चौकन्ने थे और जब तक इनायत खान का ये आदमी खंजर निकालकर शिवाजी पर हमला करता, अंगरक्षकों ने उसके हाथ काट दिए थे। लेकिन शिवाजी के कैंप के बाहर उनके लोगों के बीच खबर फैल गई कि शिवाजी महाराज मारे गए हैं। नतीजा ये हुआ कि शिवाजी के सैनिक भड़क गए और सूरत शहर में कत्लेआम मचा दिया। जब तक शिवाजी बाहर आकर अपने जिंदा होने का सबूत देते, उनकी सेना ने 4 कैदियों के सर काट दिए थे, 24 के हाथ काट दिए थे और पूरे शहर में लकड़ी और बांस से बने घरों को आग के हवाले कर दिया था। इनायत खान का हमला नाकामयाब हो गया था। शिवाजी के सैनिक गुस्से से उबल रहे थे, लेकिन शिवाजी का मकसद सूरत को लूटकर उस पैसे से अपने स्वराज्य को मजबूत करना था, तो उन्होंने वसूली शुरू की। बहरजी नाइक की बनाई लिस्ट के हिसाब से अमीर व्यापारियों के घर खोजे गए। सबसे बड़ा शिकार था वीरजी वोरा, जो उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर कारोबारी था। शिवाजी के सैनिकों ने उसके घर और गोदामों को 3 दिनों तक खंगाला। करीब 28 सेर बड़े मोती, हीरे, माणिक और करोड़ों रुपए का खजाना वीरजी वोरा के गोदाम से बरामद हुआ। ऐसी ही तलाशी और भी कारोबारियों के घर में हुई और वहां से मिले पैसे को इकट्ठा किया जाने लगा। लेकिन इस लूटपाट के बीच भी शिवाजी महाराज ने अपने असूलों पर कोई आंच नहीं आने दी। लूटपाट का आदेश देते हुए शिवाजी ने अपने मराठा सैनिकों को ताकीद कर रखा था कि कोई भी धार्मिक स्थल, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा, कोई भी सैनिक उन्हें हाथ नहीं लगाएगा। इसके साथ ही किसी की भी औरतों के साथ कोई बदसलूकी नहीं होगी, चाहे वो औरत सबसे बड़े दुश्मन की बेगम ही क्यों ना हो। करीब 4 दिनों तक मराठा सेना सूरत शहर के कारोबारियों को लूटती रही, खजाना इकट्ठा करती रही और घोड़ों पर लादती रही।
इस लूट की खबर औरंगजेब को भी मिल चुकी थी, तो अहमदाबाद से उसकी एक बड़ी फौज ने सूरत की ओर कूच किया। 10 जनवरी को शिवाजी को मुगलिया फौज आने की खबर मिली तो उन्होंने सूरत से निकलना ही मुनासिब समझा, क्योंकि मकसद पूरा हो चुका था। शिवाजी महाराज के पास सूरत से लूटा हुआ सोना, चांदी, हीरे और मोती थे और साथ ही करोड़ों रुपए की दौलत। इतिहासकार अलग अलग अनुमान लगाते हैं, लेकिन माना जाता है कि यह दौलत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। जब तक मुगलिया फौज सूरत में दाखिल होती, शिवाजी खजाना लेकर फरार हो चुके थे। सूरत की यह लूट मुगलिया हुकूमत के मुंह पर करारा तमाचा थी, क्योंकि यह लूट कोई सामान्य लूट नहीं थी, बल्कि उस शहर में हुई लूट थी जिसे मुगल मक्का द्वार कहा करते थे। शिवाजी की फौज ने इस लूट के दौरान कितनी तबाही मचाई थी, इसका अंदाजा एक अंग्रेज के लिखे वाकये से मिलता है। वारदात के करीब 11 महीने बाद अंग्रेज जॉर्ज ऑक्सनडन लिखते हैं, वो जब से यहां आकर गया है हम डर के साए में है। ऐसा लगता है कि वो फिर आएगा और फिर आग बरसाएगा। वो शहर से नजदीक आ गया है, ऐसी अफवाह रोज उठ रही है। जो लोग तब शहर छोड़ के गए थे अब तक नहीं लौटे हैं। वीरजी वोरा, हाजी कासम और दूसरे कारोबारी अभी तक बीमार हैं। आलमगीर बादशाह ने हमें संभालने की कोशिश की, लेकिन वो खुद हिल गए हैं। वो फिर से ना आए, इसके लिए हम सब भगवान से दुआ मांगते हैं। सूरत के लोगों की इस दहशत के बावजूद औरंगजेब को यह हार डिगा नहीं पाई। उसने मराठा साम्राज्य को खत्म करने की एक और कोशिश की और इसके तहत उसने अपने सबसे ताकतवर सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा। उनके साथ औरंगजेब का भरोसेमंद सरदार दिलेर खान भी था। औरंगजेब की यह फौज बहुत सा गोला बारूद लेकर दक्षिण की तरफ बढ़ने लगी। उनका लक्ष्य पुरंदर के किले पर कब्जा करना था, क्योंकि दिलेर खान जानता था कि पुरंदर पर कब्जे के बिना शिवाजी को मात नहीं दी जा सकती, तो उसने पुरंदर को घेर लिया। पुरंदर के किलेदार मुरारबाजी थे। वो ना सिर्फ जिद्दी थे बल्कि बहादुर भी थे, तो उन्होंने औरंगजेब की तोपों का बहादुरी से मुकाबला किया। मुगलों ने तोपों की बारिश कर दी, जिससे माची का बुर्ज ढह गया। मुगल माची में घुस आए। मराठों ने ऊपर बाले किला में शरण ली और वहीं से लड़ते रहे। दिलेर खान अपनी छावनी से ये लड़ाई देख रहा था। मुरारबाजी गुस्से से लाल हो गए थे। उन्होंने 500 मावलों को चुना और बाले किला का दरवाजा खोलकर मुगलों पर हमला बोल दिया। भयंकर लड़ाई हुई। मुगलों की फौज बड़ी थी, फिर भी मराठों ने उनके छक्के छुड़ा दिए। मुगल सैनिक जान बचाकर दिलेर खान की छावनी की तरफ भागे। मुरारबाजी ने उनका पीछा किया और सीधे दिलेर खान की छावनी में घुस गए। दिलेर खान हड़बड़ाकर हाथी पर बैठा। उसने देखा कि मुरारबाजी की तलवार बिजली की तरह चल रही थी, किसी की छाती में, किसी के सर में, तो किसी के गले में। उसे कोई रोक नहीं पा रहा था। दिलेर खान ने हाथी पर बैठे बैठे चिल्लाकर कहा, रुको। मुगल सैनिक रुक गए। खान ने कहा, मुरारबाजी, तुम्हारे जैसा बहादुर मैंने आज तक नहीं देखा। तुम हमारी तरफ आ जाओ, आलमगीर बादशाह तुम्हें सरदार बनाएंगे, जागीर देंगे, इनाम देंगे। मुरारबाजी ने भी जवाब दिया, हम शिवाजी महाराज के आदमी हैं, तेरी शरण क्यों ले? हमें क्या कमी है? तेरे बादशाह की जागीर किसे चाहिए? इसके बाद मुरारबाजी ने खान की तरफ झपट्टा मारा, लेकिन हाथी पर बैठे दिलेर खान ने तीर चला दिया और वो तीर सीधे मुरारबाजी के गले में जाकर लगा। वो जमीन पर गिरे और तुरंत ही उनकी मौत हो गई। मावले उनका मृत शरीर लेकर बाले किला ले गए। अपने किलेदार के मरने का दुख तो उन्हें था, लेकिन एक मौत से ज्यादा जरूरी स्वराज्य था। तो उन्होंने फिर से टूटी हुई हिम्मत बटोरी और कहा, एक मुरारबाजी गिरा तो क्या हुआ, हम भी वैसे ही शूरवीर हैं, हिम्मत रखकर लड़ेंगे। लेकिन मुरारबाजी की मौत ने शिवाजी को तोड़ दिया। उन्हें किले बचाने के लिए चल रही लड़ाइयों के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि हर किले को बचाने के लिए जंग लड़नी पड़ रही थी और हर जंग में मराठे शहीद हो रहे थे। तो शिवाजी महाराज ने तय किया कि वो कुछ वक्त के लिए पीछे हटेंगे। अब शक्ति की नहीं, युक्ति की जरूरत है। लिहाजा संधि की नीयत से शिवाजी महाराज मिर्जा राजा जयसिंह के पास पहुंचे और कहा, मिर्जा राजा, आप राजपूत हैं, हमारा दुख आप समझते हैं। बादशाह के हमलों से महाराष्ट्र बर्बाद हो रहा है, लोग सुखी हों, इसलिए हमने स्वराज्य का काम उठाया है। आप भी इसमें शामिल हों और मैं और मेरे मावले आपके साथ हैं।
जयसिंह चालाक थे, उनके मन में छल था, तो उन्होंने शिवाजी को औरंगजेब से सुलह करने का प्रस्ताव दिया। शिवाजी भी राजी हो गए। उन्होंने मुगलों को 23 किले देने का वादा किया। इस संधि को इतिहास की किताबों में पुरंदर की संधि कहा जाता है, जो साल 1665 में हुई थी। इस संधि के बाद जयसिंह ने सुझाव दिया कि शिवाजी महाराज को आगरा जाकर बादशाह औरंगजेब से मिलना चाहिए। तब जयसिंह ने शिवाजी से कहा कि वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है और औरंगजेब से मिलने में शिवाजी को किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि शिवाजी को जयसिंह की बात का यकीन नहीं था, औरंगजेब पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो शख्स बादशाह बनने के लिए अपने पिता को कैद कर सकता है, जो अपने ही भाई का गला काट सकता है, उस पर भरोसा किया भी जाए तो कैसे। फिर भी स्वराज्य की कामयाबी के लिए शिवाजी ने जयसिंह की बात मान ली और कहा कि वो आगरा में आलमगीर बादशाह से मिलने के लिए तैयार हैं। आगरा निकलने से पहले शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की जिम्मेदारी मां जीजाबाई को सौंप दी। मां का आशीर्वाद लिया। अपने 9 साल के बेटे संभाजी राजे, कुछ भरोसेमंद साथी और बहुत सा खजाना लेकर वो आगरा की तरफ बढ़ चले। जिस दिन शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, उस दिन औरंगजेब का जन्मदिन था। दरबार से निकलकर औरंगजेब सल्ला मसलत महल पहुंचा, जहां मुगलिया सल्तनत के सरदार अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से खड़े थे। शिवाजी के लिए भी जगह तय की गई थी, लेकिन वो जगह बिल्कुल पीछे थी, जो शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने की नीयत से तय की गई थी। शिवाजी ने भी इसे भांप लिया, क्योंकि मराठों से जंग हारने वाला और पीठ दिखाकर भागने वाला जोधपुर का राजा जसवंत सिंह राठौड़ शिवाजी महाराज से अगली कतार में खड़ा था। अपना अपमान होता देख शिवाजी बोल पड़े, तुमको देखा, तुम्हारे बाप को देखा, तुम्हारे पूरे खानदान को देखा। मैं कैसा आदमी हूं तुम जानते हो। चाहे तो मेरा सिर काट कर ले जाओ, लेकिन मैं बादशाह की जी हुजूरी नहीं करूंगा। इतना बोलकर शिवाजी महाराज बादशाह के सिंहासन की तरफ पीठ घुमाकर दरबार से निकल गए। ऐसा करना दरबार के उसूलों के खिलाफ था, तो शिवाजी को इसका अंजाम भी भुगतना ही पड़ा। औरंगजेब ने तुरंत ही शिवाजी महाराज और उनके बेटे को महल में ही कैद कर लिया। चारों तरफ मुगलिया सिपाहियों का पहरा बढ़ा दिया गया। शिवाजी अब बेटे संभाजी समेत औरंगजेब के चंगुल में फंस चुके थे। उनके सिपाहियों को भी औरंगजेब ने वापस भेज दिया था और सेवक के नाम पर सिर्फ 2 लोग, हिरोजी फरजंद और मदारी मेहतर, शिवाजी के साथ थे। औरंगजेब के चंगुल से निकलने के लिए शिवाजी महाराज ने एक योजना बनाई। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और कहा कि उनके पेट में भयंकर दर्द है। हकीम बुलाए गए, वैद्यों को बुलावा भेजा गया। इलाज शुरू हुआ, लेकिन दवा के साथ दुआ भी शुरू हुई और दुआ के लिए शिवाजी ने साधु संतों और मौलवियों को मिठाई के बड़े बड़े टोकरे भेजने शुरू किए। महल से बाहर निकलने वाले उन टोकरों को औरंगजेब के सैनिक जांचते परखते थे और तब उन्हें बाहर भेजा जाता था। लेकिन रोज रोज मिठाई का टोकरा जांचते जांचते सिपाही भी ऊब गए थे, तो उन्होंने टोकरों की तलाशी बंद कर दी। शिवाजी ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने हीरोजी को अपने पलंग पर अपनी जगह सुला दिया और चादर उड़ा दी। मदारी मेहतर को पैर दबाने के लिए बिठा दिया। शिवाजी और संभाजी मिठाई के एक एक टोकरे में बैठ गए, शॉल ओढ़ लिया और उस दिन भी वो टोकरे बिना किसी जांच परख के महल से बाहर निकल गए। टोकरों की जगह तय थी। वहां शिवाजी के वफादार सेवक घोड़े लेकर तैयार थे। दूसरी तरफ कमरे में मौजूद हीरोजी और मदारी भी कुछ देर के बाद बाहर निकले और कहा कि वो महाराज के लिए दवा लेने जा रहे हैं, और वो भी महल से सकुशल बाहर निकल गए। औरंगजेब को शिवाजी के भागने का पता अगले दिन चल पाया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवाजी महाराज वेश बदलकर और दुश्मनों को चकमा देते हुए अपने मुल्क की तरफ निकल पड़े थे। रास्ता मुश्किल था, तो उन्होंने संभाजी राजे को मथुरा में एक सुरक्षित जगह अपने विश्वास पात्र लोगों के पास छोड़ दिया और खुद आगे बढ़े और सुरक्षित रायगढ़ पहुंच गए। लेकिन इसके बाद शिवाजी ने मुगलों से कुछ दिनों तक जंग ना करने की ठानी। उन्हें समझ में आ गया था कि मुगलों से जंग के लिए अभी और तैयारी करने की जरूरत है, तो उन्होंने मुगलों से संधि की और इसके तहत संभाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब ने मनसबदार का खिताब दे दिया। शिवाजी स्वराज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और किलों की मुरम्मत में जुट गए। 1670 के आधा बीतते बीतते शिवाजी को यकीन हो गया कि अब उनकी तैयारी पूरी है। अब वो और उनकी मराठा सेना मुगलों से लोहा लेने के लिए तैयार है। तो उन्होंने अक्टूबर महीने के शुरुआती दिन में सूरत पर दोबारा हमला कर दिया। करीब 15,000 की मराठा फौज ने 3 दिन तक सूरत में लूटपाट मचाई और फिर से करोड़ों रुपए की लूट के बाद
वापस लौटने लगे। इस दौरान औरंगजेब की सेना से मराठा सेना की जंग भी हुई, लेकिन मराठा सेना फिर से भारी पड़ी। शिवाजी की इस जीत ने साबित कर दिया कि मराठा सेना अब खुले मैदान में भी मुगलों का मुकाबला कर सकती थी। सूरत पर शिवाजी के हमले के साथ ही 1665 में हुई पुरंदर की संधि टूट चुकी थी। उस संधि में शिवाजी ने जो 23 किले मुगलों को दिए थे, अब वो उन किलों को वापस लेने में जुट गए। इसमें सबसे बड़ी चुनौती सामने आई सिंहगढ़ का किला जीतने में। सिंहगढ़ को कोंडाणा का किला भी कहा जाता था, जिसे जीतने में शिवाजी को अपने सबसे भरोसेमंद कमांडर तानाजी मालुसरे को खोना पड़ गया। किला तो शिवाजी का हो गया, लेकिन उनका एक साथी शहीद हो गया, जिसके बाद शिवाजी ने कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी कि गढ़ तो आया पर सिंह चला गया। इस जीत के बाद शिवाजी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने संधि में मुगलों को दिए सारे किले एक एक करके जीत लिए। वो बात चाहे लोहागढ़ की हो या माहुली की, करनाला की हो या रोहिड़ा की या फिर पनहाला की, सारे किले स्वराज्य का हिस्सा बन गए और हर किले पर भगवा ध्वज लहराने लगा, जो स्वराज्य का सबसे बड़ा प्रतीक था। लेकिन इसके बाद भी बीजापुर की नजर में शिवाजी महाराज महज एक जमींदार ही थे, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। औरंगजेब के लिए भी वो एक बागी से ज्यादा नहीं थे। तय हुआ कि स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ में ही राज्याभिषेक किया जाएगा, जहां से पूरे स्वराज्य का शासन प्रशासन चलेगा। राज्याभिषेक के लिए बकायदा काशी से विद्वान बुलाए गए। लंबी दूरी तय करके गागा भट्ट काशी से रायगढ़ पहुंचे और फिर 6 जून 1674 को शिवाजी राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। अब वो राजा थे जिनके जिम्मे स्वराज्य था, उस राज्य की प्रजा थी, तो जंग लड़ने से ज्यादा जरूरी अपनी प्रजा की देखभाल करना और उनकी रक्षा करना था। तो उन्होंने पूरे राज्य के प्रशासन को 8 हिस्सों में बांट दिया। हर हिस्से के लिए एक प्रमुख नियुक्त किया, जिन्हें अष्ट प्रधान मंडल कहा गया। किसी को कोई जागीर नहीं दी गई, बल्कि सभी मंत्रियों को वेतन पर नियुक्त किया गया। जमीन पर मराठा फौज को नियुक्त करने के बाद, स्वराज्य की स्थापना के बाद और खुद को छत्रपति के रूप में स्थापित करने के बाद शिवाजी महाराज की नजर समंदर पर पड़ी, जहां पुर्तगालियों और अंग्रेजों के रूप में स्वराज्य के सामने एक और बड़ा खतरा था। तो इस खतरे से निपटने के लिए सूरत से लूटे गए धन का इस्तेमाल करके शिवाजी ने अपनी समुद्री सेना खड़ी की। यही वजह है कि शिवाजी महाराज को भारत की नौसेना का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे समुद्री किले बनवाए, उनकी सुरक्षा के लिए युद्धपोत तैयार करवाए और मराठों को पानी में जंग लड़ने की ऐसी ट्रेनिंग दी कि मराठा सेना थल के साथ साथ जल में भी जंग करने को तैयार हो गई थी। सारी तैयारी के बाद शिवाजी महाराज ने अपने जीवन के आखिरी वक्त में अपना सबसे बड़ा अभियान शुरू किया, दक्षिण दिग्विजय अभियान। क्योंकि शिवाजी को भी पता था कि इतनी चोटें खाने के बाद भी औरंगजेब दक्षिण विजय का सपना नहीं छोड़ेगा और अब वो अपनी पूरी मुगलिया ताकत के साथ दक्कन पर हमला करेगा। तो 1677 में शिवाजी ने दक्षिण दिग्विजय का अभियान शुरू कर दिया। इसके लिए सबसे पहले शिवाजी महाराज ने हैदराबाद के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह से मुलाकात की। सुल्तान के 2 सिपह सालारों मद्दाना और अकन्ना की मदद से शिवाजी महाराज ने सुल्तान के साथ एक गुप्त समझौता किया, जिसके तहत सुल्तान ने मराठों को आर्थिक मदद और तोपखाना देने का वादा किया। शिवाजी महाराज फिर कर्नाटक की तरफ बढ़े, जहां जिंजी का किला था, जिसे अभेद्य माना जाता था। शिवाजी महाराज ने उसे भी जीत लिया और उसे स्वराज्य की दूसरी राजधानी के तौर पर विकसित किया। दक्षिण में शिवाजी महाराज की ताकत बढ़ती जा रही थी। वहीं उत्तर भारत में बौखलाए हुए औरंगजेब ने हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगा दिया, ताकि उसकी मुगल सल्तनत का खजाना भरा जा सके। जब यह खबर शिवाजी महाराज तक पहुंची तो उन्होंने अपने सहयोगी नीला प्रभु से फारसी में एक पत्र लिखवाया। कुरान की आयतों के हवाले से शिवाजी ने औरंगजेब को अकबर की सुलह कुल की नीति याद दिलाई और तंज कसते हुए कहा कि औरंगजेब का राजकोष मराठों के साथ हो रही जंग में खाली हो गया है, इसलिए वो अब गरीबों से जजिया वसूल कर उसे भरना चाहता है। इसी पत्र में शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को चुनौती दी कि अगर वो बहादुर है तो फिर वो मेवाड़ के राजपूत राजा या फिर शिवाजी से ही जजिया वसूल करके दिखाए। शिवाजी ने पत्र में लिखा, मक्खियों और चींटियों को कुचलने में कोई बहादुरी नहीं है। अभी औरंगजेब इस पत्र का जवाब दे पाता कि उम्र की वजह से शिवाजी महाराज की तबीयत खराब हो गई। मार्च 1680 के आखिरी महीनों में रायगढ़ के किले में ही शिवाजी को तेज बुखार हो गया।
खूब इलाज हुआ, लेकिन उनका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। शिवाजी को भी समझ में आ गया था कि अब उनका अंत नजदीक आ रहा है, तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया। उनके एक सभासद बखर के अनुसार उस दिन आखिरी बार महाराज ने स्वराज्य की शपथ सबके साथ दोहराई और फिर वो चिर निद्रा में सो गए। उस दिन हनुमान जयंती थी। तारीख थी 3 अप्रैल 1680। रायगढ़ के किले में उसका शेर हमेशा के लिए सो रहा था। किले पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन मावलों के दिलों में दुख का गुबार था, जिसे वो चाहकर भी रोक नहीं पा रहे थे। जब औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी नहीं रहे, तो उसके दिल में फिर से दक्कन जीतने की उम्मीद दिखने लगी। उसे तब यही लगा कि स्वराज्य सिर्फ शिवाजी महाराज के नाम पर टिका हुआ है, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने जीते जी अपने स्वराज्य को इस कदर मजबूत बनाया था कि उनका हर एक सिपाही शिवाजी की तरह ही ताकतवर और स्वराज्य के प्रति समर्पित था। नतीजा ये हुआ कि शिवाजी के जाने के बाद औरंगजेब खुद अपनी फौज लेकर दक्कन आ गया। उसकी फौज लगातार 27 साल तक मराठा सेना से जंग लड़ती रही, लेकिन कभी संभाजी महाराज, तो कभी राजा राम महाराज, तो कभी ताराबाई के नेतृत्व में मावले मुगलिया सल्तनत से जंग करते ही रहे। दक्षिण आने के बाद औरंगजेब कभी उत्तर दिशा की तरफ जा ही नहीं पाया और आखिरकार शाहजहां के वक्त में जो मुगलिया खजाना पूरी तरह से भरा हुआ था, मराठों से जंग के दौरान वो पूरी तरह से खाली हो गया। और फिर 3 मार्च 1707 को 88 वर्ष की उम्र में अहमदनगर में औरंगजेब की भी मौत हो गई। उसके सिपह सालार महाराष्ट्र के खुलदाबाद में एक साधारण सी कब्र में उसे दफनाकर आगरा लौट आए। दक्कन पर कब्जे का सपना संजोने वाली मुगलिया सल्तनत पहले दक्कन में ही दफन हुई और फिर दक्कन से निकले तूफान ने उसे दिल्ली में भी दफन कर दिया। अब मुगलिया सल्तनत को दफन हुए करीब 300 साल बीत चुके हैं। शिवाजी महाराज की मौत को भी गुजरे करीब 350 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इतने लंबे अरसे के बाद भी शिवाजी महाराज आज भी महाराष्ट्र में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने स्वराज्य की स्थापना के वक्त हुआ करते थे। क्योंकि अगर पूरे देश की नहीं तो कम से कम महाराष्ट्र की पूरी राजनीति की धुरी में अगर कोई एक शख्स काबिज है तो वो है खुद छत्रपति शिवाजी महाराज। सियासी पार्टी चाहे जो हो, उनकी वैचारिकी चाहे जो हो, वो हिंदुत्व की राजनीति करती हो या फिर उसकी मुखालफत कर अपने सियासी अरमान पूरे करती हो, सबके लिए शिवाजी महाराज के प्रति उतना ही अगाध सम्मान है जितना सम्मान मावले उनका किया करते थे। क्योंकि ये शिवाजी ही थे जिन्होंने ना सिर्फ स्वराज्य का सपना दिखाया था, बल्कि अपने जुनून से उसे पूरा भी किया था। ये शिवाजी ही थे जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना तो की, लेकिन उसमें बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव के सबके साथ समान व्यवहार किया गया। ये शिवाजी ही थे जिन्होंने वक्त पर लड़ना भी सिखाया और बड़ी लड़ाइयां जीतने के लिए वक्त पर पीछे हटना भी। ये शिवाजी ही थे जिन्होंने मावलों को शस्त्र भी सिखाया और शास्त्र भी। लिहाजा उनके नाम पर किसी को भी अपना नाम जोड़ने से कभी कोई परहेज नहीं रहा है, क्योंकि वो निर्विवाद तौर पर इस देश के नायक हैं। और रही बात राजनीति की, तो आज की तारीख में भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रभावी संख्या मराठों की है, जो कुल आबादी का करीब 33% है। वो अलग अलग हिस्सों में बटे हैं, उनकी अलग अलग राजनीतिक विचारधारा है, उनकी अलग अलग जरूरतें भी हैं, लेकिन उनके बीच सिर्फ एक ही चीज कॉमन है और वो है छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम। लिहाजा जब भी सियासी दलों को वोट की जरूरत होती है तो वो शिवाजी महाराज के नाम पर मराठा को उकसाने की कोशिश करते हैं, एकजुट करने की कोशिश करते हैं, अपना हित साधने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मराठा वोटर एकजुट होकर किसी की भी सरकार बना सकते हैं और किसी की भी सरकार कभी भी गिरा सकते हैं। तो जब तक मराठाओं के पास वोट की ये ताकत रहेगी, सियासी दलों के लिए शिवाजी महाराज प्रासंगिक रहेंगे ही रहेंगे। और अगर वोट की ताकत नहीं भी रही तो भी शिवाजी महाराज का करिश्मा हिंदुस्तान के इतिहास से कभी धूमिल नहीं होगा। वो मुगलों के वक्त भी प्रासंगिक थे, अंग्रेजों के वक्त भी प्रासंगिक रहे, अब भी वो प्रासंगिक हैं और आने वाली सदियों तक भी वो यूं ही प्रासंगिक बने रहेंगे। तो ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी कहानी, जिसे कैमरा के पीछे शूट किया है मेरे साथी अयान ने, और इसे बनाने में मेरे कई और साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।
आगे आप किस्सा में और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाजत दीजिए और देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।